हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट लाइव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास सेकंड। मैंने फर्स्ट क्लास में ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। ज्योग्राफी का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किसने किया था, ज्योग्राफी के जनक कौन है और हिस्टोरिका के जनक कौन है, और एरेटोस्थनीज ने किसकी रचना की थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो मैंने डिटेल पूर्वक बता दिया है फर्स्ट क्लास में उनका इंट्रोडक्शन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स सेकंड टॉपिक यानी ब्रह्मांड के बारे में। आज हम बात करेंगे डिटेल पूर्वक 20 से 25 मिनट के लिए। फुल कंसंट्रेट फुल फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ये मेरी आपसे विनती है 25 मिनट के लिए। मेरी 25 मिनट और आने वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्कैन करके दूंगा। दिमाग गुर्दे फेफड़े में जांचा है जहाँ पर स्कैन कर लेना। मैं अपनी क्लास को चालू करता हूँ, यानी यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड। आज हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड का यानी वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ये कहलाता है ब्रह्मांड का क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। यहाँ तक क्लियर? ये आपको फैक्ट एज इट इज याद होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो भी हमारा ब्रह्मांड है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, इसका आकार बहुत ही बड़ा है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें उपस्थित होंगी। कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं उनके मैं नाम आपके लिए लिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आता है गैलेक्सी। क्या आता है? गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। क्या आता है? आकाश गंगा। ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश गंगा भी उपस्थित होती है। आकाश गंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है आपका क्वेसर। क्या आता है? क्वेसर। क्या आता है? क्वेसर। उससे पहले एक और नाम लिखाता हूं मैं आपके लिए। क्या आता है? नीहारिका। नीहारिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। उसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट क्वेसर। क्या आता है? क्वेसर। उसके बाद आता है आपका सेकंड लास्ट तारा, और लास्ट आता है आपका ब्लैक होल। क्या आता है? ब्लैक होल। ये है आपके इंपोर्टेंट पॉइंट, 5 इंपोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे गैलेक्सी के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे आकाश गंगा की। सबसे पहले आपका पॉइंट है आकाश गंगा, तो हेडिंग डाल लो आप गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? आकाश गंगा। आकाश गंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो गैलेक्सी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारी अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम क्या है, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है, और इसकी भुजा कितनी पाई जाती है, तो उनके बारे में हम डिटेल पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर? अब मैं बात करने वाला हूँ गैलेक्सी की डेफिनेशन। किसकी? गैलेक्सी की डेफिनेशन। गैलेक्सी का आकार कैसा होता है देखते जाइए, आज आपको पता चल जाएगा पूरे यूनिवर्स का राज। तो देखो, सबसे पहले आता है गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ द स्टार। फर्स्ट पॉइंट है आपका ग्रुप ऑफ द स्टार। ग्रुप ऑफ द स्टार यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तारों के समूह को, तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। यह है आपका फर्स्ट फैक्ट पॉइंट। उसके बाद आता है गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है। तो गैलेक्सी की आकृति इस प्रकार से होती है। हमारी गैलेक्सी की आकृति इस प्रकार से होती है। हमारी किसकी? गैलेक्सी की आकृति। यहां तक क्लियर आपको? ये होती है आपकी गैलेक्सी। अब इसकी 3 भुजा होती हैं, यानी 3 आर्म होती हैं। इसकी 3 इसकी इस प्रकार से आर्म निकली होती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम जानते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। इसमें 3 भुजा होती हैं। क्या होती हैं? 3 भुजा, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। यहां तक क्लियर? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। इसका क्या होता है? शेप। सर्पिलाकार इसका क्या होता है? आकार यानी शेप। ठीक है, सर्पिलाकार। यहां तक क्लियर? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि हमारी अपनी पृथ्वी की कौन कौन सी गैलेक्सी हैं, कौन कौन सी आकाश गंगाएं, तो उनके नाम देखते जाइए।
सबसे फर्स्ट है दुग्ध मेखला। कौन सी है? दुग्ध मेखला। उसके बाद है सेकंड मिल्की वे। मिल्की वे कौन सी है? मिल्की वे। उसके बाद है थर्ड मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। ये है हमारी अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम। वैसे गैलेक्सी के अंतर्गत बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। मेरा मतलब यूनिवर्स के अंतर्गत बहुत सारी गैलेक्सी हैं। ये तो ओनली अपनी पृथ्वी की गैलेक्सी है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे। ये होता है आपका पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब हम किसको करेंगे क्लियर? सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? नीहार का। क्या है? नीहार का। उससे पहले हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि रिवीजन क्या है इसका। सबसे पहले ग्रुप ऑफ द स्टार, यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। इसमें 3 आर्म होती हैं। क्या होती हैं? 3 आर्म होती हैं। और इसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। जिन्हें क्या कहते हैं हम? आर्म को क्या कहते हैं? भुजा को किस नाम से जानते हैं? भुजा को नाम से जानते हैं बल्ज। उसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी की कौन कौन सी गैलेक्सी हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट। क्या आता है? सेकंड पॉइंट। यहां तक क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका? नीहार का। क्या है? नीहारिका, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। अब देखो नेबुला होता क्या है? नेबुला होता है आपका अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिश्रण से बने क्लाउड का क्या आकार। मेरा मतलब है जो भी हमारा अंतरिक्ष है, तो उस अंतरिक्ष में धूल प्लस गैस के बने मिश्रणों से बादल का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? नीहार का। अब आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर बादलों का निर्माण गैस और धूल से कैसे होता है, उसे भी समझाइए। तो देखो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि ये जो हमारी गैलेक्सी है इसके अंतर्गत इस प्रकार से स्टार उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? स्टार उपस्थित होते हैं। कहीं पर स्टार अधिक उपस्थित होते हैं। जहां पर स्टारों की संख्या ज्यादा होगी यानी ज्यादा उपस्थित होंगे तो वो अपने आप में मरेंगे, कटेंगे और टाटा बाय बाय, उनकी मंडली खत्म। तो इस प्रकार से आपस में टकराएंगे, ज्यादा स्टार होंगे उस प्लेस पर, तो धूल और गैस के कणों का अपने आप ही क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए किसका निर्माण होता है? जो हमारे गैस और धूल के कण मिलकर एक क्लाउड के बादल का निर्माण करते हैं, तो वो नीहारिका कहलाता है। और इसमें अत्यधिक मात्रा में गैस भी पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैस भी पाई जाती हैं, जैसे नियोन, सिलिकॉन आदि। ओके, ये होता है आपका नीहारिका टॉपिक। अब मैं इसकी कुछ डेरिवेशन मतलब लैंग्वेज लिखा देता हूं। मेरा मतलब इसका देखो ये क्या है? ये है डस्ट एंड गैस के मिश्रण से बने बादल। क्या? डस्ट एंड गैस यानी धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों को हम नाम क्या देते हैं? नीहारिका। या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों को क्या कहते हैं? नीहारिका कहते हैं। यहां तक क्लियर? और इसमें अन्य आयनित गैस भी पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य आयनित गैस भी क्या पाई जाती हैं? अन्य आयनित गैस भी पाई जाती हैं। अन्य आयनित गैस। ओके, यहां तक क्लियर? जैसे सपोज अन्य आयनित गैसों का नाम मैं ले लेता हूं, नियॉन। क्या? नियॉन, सिलिकॉन आदि। ये अन्य आयनित गैसों के नाम है। यहां तक क्लियर? एक बार इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से जल्दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं। पहले मैं इस साइड को रफ करता हूं, फिर मैं समझाऊंगा आपके लिए क्वेसर। क्या समझाऊंगा मैं? क्वेसर आपका थर्ड पॉइंट रहेगा।
क्वेसर। क्वेसर, क्वेसर को क्वेसर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेसर को क्वेसर ही कहते हैं। अब आपका थर्ड टॉपिक क्या रहेगा? क्वेसर। क्या रहेगा? क्वेसर। ठीक है, इंग्लिश नेम भी क्वेसर है और हिंदी नेम भी क्या है? क्वेसर। अब देखो क्वेसर होता क्या है। ये एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है। क्या है? कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है। कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कॉस्मिक क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर? और ये क्या करता है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन क्या करता है? क्या करता है? अत्यधिक मात्रा में क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक है, यानी हाई क्वांटिटी में क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है, यानी पूरे यूनिवर्स का सबसे चमकीला पिंड है। क्या है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला क्या है? पिंड है, बल्कि तारा नहीं। सबसे चमकीला क्या है? पिंड। पिंड। ओके, सबसे चमकीला क्या है? पिंड है। यहां तक क्लियर? ओके। उसके बाद आपको एक और प्रॉब्लम आएगी कि सर सबसे चमकीला पिंड तो क्या हो गया? आपका क्वेसर। और सबसे चमकीला कौन है? सबसे चमकीला स्टार कौन है? तो उसका नाम है आपका सीरियस, जो मैं प्लेनेट टॉपिक में आपके लिए कवर करूंगा। उसके बाद आपके दिमाग में एक और ख्याल आएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। ठीक है, याद रखते जाना। उसके बाद है आपका ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है। क्या है? क्वेसर। इसे दूरबीन से देख पाना इम्पॉसिबल, यानी संभव नहीं है। संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, इसे दूरबीन से देख पाना क्या है? असंभव है। देख पाना क्या है? असंभव है। ओके, क्या है? असंभव। यहां तक क्लियर? और दूरबीन की खोज किसने की थी? ये शायद मेरे हिसाब से गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने। यहां तक क्लियर? ये होता है आपका क्वेसर पॉइंट। ठीक है, दोबारा से, ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है। इसे दूरबीन से देख पाना इम्पॉसिबल, यानी संभव नहीं है, असंभव है। ओके, उसके बाद आता है आपका स्टार। क्या आता है? स्टार। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टार, यानी तारा। ओके, स्टार को क्या कहते हैं? तारा। तारे को क्या कहते हैं? स्टार। यहां तक क्लियर? ये होता है आपका स्टार। अब हम बात करेंगे स्टार के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर? उससे पहले क्वेसर की पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट करें और इज्जत पूर्वक इसे समझें। अब मैं बात बताने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? क्वेसर, यानी मेरा मतलब स्टार यानी तारा। अब देखो ये क्या है? ये है मतलब गैस का ही रूप है। क्या है? गैस का। तारे का निर्माण हमेशा गैस से ही मिलकर बना होता है। यूं समझो ये गैस ही है, एक तरह की गैस ही है, तभी तो इतनी भयंकर तेज, यानी इतनी भयंकर रोशनी से चमकता हुआ दिखाई देता है अर्थ से। जब आप ऊपर मुंह करोगे पूरे यूनिवर्स की तरफ, तो आपको तारे दिखाई देंगे चमकते हुए। ये आपके तारे ही होते हैं। और ये यूं समझो इनका निर्माण, इनका फॉर्मेशन ओनली गैस से ही हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। देखते जाइए, इनका निर्माण होता है हाइड्रोजन। देखो, जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलकर, जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे करेंगे? तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल को निर्माण करने के लिए एक अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। किसकी होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसकी? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। किसका? हीलियम के मॉलिक्यूल का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, और उनके मध्य कौन सी अभिक्रिया होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होगी। कौन सी? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। यहां तक क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, तो उससे जो ही हीलियम का मॉलिक्यूल है और निर्माण कर रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हीलियम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। अब देखो यहां तक क्लियर? अब
अब इस स्टार से जो ऊर्जा निकलेगी वो फोटोन प्लस ऊष्मा के रूप में निकलेगी, फोटोन प्लस ऊष्मा के रूप में, यानी फोटोन प्लस हीट के रूप में निकलेगी। ये आपको पता होना चाहिए। फोटोन होती है आपकी ऊर्जा और हीट का मतलब होता है आपका ऊष्मा। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए बता देता हूँ ऊष्मा और ऊर्जा में अंतर क्या होता है। ऊष्मा जो ऐसी ऊष्मा होती है जैसे प्रकाश, सपोज आप प्रकाश देखो, डायरेक्ट किरण आती है, वो होती है आपकी ऊर्जा जो एनर्जी होती है, और जो आपको अधिक मात्रा में उत्तेजित करती है वो होती है आपकी ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा मतलब महसूस भी नहीं होती है और महसूस भी होने नहीं देती है। ठीक है, महसूस भी हो जाती है और महसूस भी नहीं होने देती है। तो जो आपका प्रकाश से जो किरण आती है, जो आपकी प्रकाश से डायरेक्ट किरण आती है पृथ्वी पर, कितना समय लगता है उनको, कितना समय लगता है वो कमेंट में बताएं जल्दी से जल्दी, वो अगले टॉपिक में कवर कराऊंगा। जल्दी से जल्दी बताएं कितना समय लगता है प्रकाश की किरणों को आने में पृथ्वी तक, तो आप कमेंट में बताएंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो हमारी सूर्य से किरण आएंगी अर्थ पर, तो उनमें हाइड्रोजन, मेरा मतलब फोटोन प्लस हीट उपस्थित होगी। दोनों हीट प्लस ऊर्जा, यानी ऊर्जा प्लस ऊष्मा दोनों ही उपस्थित होंगी, तभी तो हमको इतनी तेज गर्मी लगती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैं आपके लिए और एक लास्ट आपका पॉइंट रहेगा, ब्लैक होल। क्या रहेगा? ब्लैक होल। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, और एक और इसमें पॉइंट है, हाई क्वांटिटी में ये क्या करते हैं? लाइट का एमिशन करते हैं। हाई क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में क्या करते हैं? लाइट का एमिशन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, निकालते हैं ऊर्जा को अपने अंदर से। ठीक है, तभी तो इनमें ऊर्जा प्लस ऊष्मा होती है। यहाँ तक के लिए अब मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में? ब्लैक होल के बारे में, जो यूनिवर्स का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर, सबसे भयंकर टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखते जाइए, मैं सौरे को एक बार रफ करने वाला हूँ, देखते जाइए। ठीक है, तो मैं एक बार सबसे पहले रफ करता हूं, फिर मैं आपके लिए कवर कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, देखते जाइए कौन सा टॉपिक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक होल को ब्लैक होल ही कहते हैं। ठीक है, ब्लैक होल को ब्लैक होल ही कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब देखो ब्लैक होल क्या होता है। एक आपने लिमिट देखी होगी, चंद्रशेखर लिमिट। पहले हम उस लिमिट का नाम बताते हैं। ये होती है आपकी एक चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट मशहूर प्रसिद्ध लिमिट है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, लिमिट इसकी वैल्यू होती है 1.44 मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान। क्या होता है ये? सूर्य का द्रव्यमान 1.44 मास ऑफ सन, जिसे किस नाम से जानते हैं हम? चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो यदि सूर्य का द्रव्यमान 1.44, मेरा मतलब तारे का द्रव्यमान 1.44 मास ऑफ सन से यदि कम है, क्या है? कम है। क्या है? मैंने कम की बात करी है, कम है। तो किसका निर्माण होगा? ये होगा, किसका निर्माण होगा? ये होगा आपका व्हाइट ड्वार्फ स्टार का। यह इंग्लिश नेम, यानी श्वेत वामन तारे का निर्माण होगा। श्वेत वामन तारे का क्या होगा? निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण होगा? श्वेत वामन तारे का निर्माण होगा। ये हो गई 1.44, यानी सूर्य का द्रव्यमान 1.44 मास ऑफ सन से कम है तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वामन तारे का निर्माण होगा। यहां तक क्लियर? आपको क्लियर होगा। अब देखो यदि ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो पल्सर स्टार प्लस न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होगा। किसका? पल्सर स्टार प्लस न्यूट्रॉन स्टार का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पल्सर स्टार प्लस न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार दोनों तारे के नाम है। क्या है? दोनों तारे हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, यानी स्टार हैं दोनों। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर पल्सर स्टार और न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? ये एक ऐसे तारे हैं, ये एक ऐसे तारे हैं
तो बहुत ही तीव्र गति से घूर्णन गति करते हैं। जब ये घूर्णन गति करेंगे तो गामा किरणें उत्सर्जित करेंगे, जो इसको नाम दिया जाता है पल्सर स्टार से कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार में, जिसे हम कहते हैं पल्सर स्टार और न्यूट्रॉन स्टार। ये होती है इनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपके लिए और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। जो आपका ये ब्लैक होल है, क्या है? ब्लैक होल है। इसका न्यू समझो डेंसिटी बहुत ही बापू लेवल का है, यानी उच्च घनत्व है। क्या है? उच्च घनत्व है। तभी तो ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने नहीं देता है। एक बार न्यू समझो, देखो ये मेरे पास ब्लैक होल है और ये मेरे पास सूर्य है। मैं दोनों की कल्पना करता हूँ, ये मेरे पास ब्लैक होल है, ये मेरे पास सूर्य है। यदि ब्लैक होल है, ये आपने ब्लैक होल तो देखा ही होगा, शायद देखा ही होगा आपने अपनी लाइफ में। ये मेरे पास सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही हैं ओनली ब्लैक होल पर। जैसे परावर्तित हुई, जैसे मतलब टकराई इससे, तो ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है अपने ही अंदर। इतना खतरनाक है ना। देखो बाबू लेवल का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही प्रकाश की किरण इससे टकरा के ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जाने नहीं देता है। ठीक है, एक बार जकड़ लिया ना, जकड़ लिया, फिर जाने नहीं देता है। ये अपने आप में बहुत ही बापू लेवल का है, देख लो अपने आप में। ठीक है, इसलिए इसका उच्च गुरुत्वाकर्षण यानी हाई ग्रेविटेशनल एरिया होता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रफल होता है इसका। उच्च गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? क्षेत्र। उच्च गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? इसका क्षेत्र होता है। तभी तो ये प्रकाश की किरणों को क्या रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था? ये बताया था जॉन विलियर भाई साहब ने। किसने? जॉन विलियर भाई साहब ने। ठीक है, जॉन विलियर भाई साहब ने। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट आकाशगंगा का, नीहारिका का, क्वेसर का, स्टार का और ब्लैक होल का। तो अब आपकी क्लास यहीं पर स्टॉप होती है। ये आपको क्लास कैसी लगी वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।